नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? मनीषा, शिवानी, प्रीति, आलोक, रूबी, मनीष सॉरी मान सिंह, बबली यादव, मिस ऋषि सैनी, नीवा, सुमन, दीपा, आरती, उसके बाद एहसान, पूनम, रवि, रीता, रोशनी, नीलम, सुखवीर, पूनम, रश्मि, वीरू, प्रदीप, अंजलि, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रही थी कल की क्लास में। मैंने आपको पढ़ाया था विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन हमें आज पढ़ना है। अब आप मुझे पहले ये बताइए, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको जवाब देना है कि कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, आपको लिखकर मैंने पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था, वैसे मैं पढ़ाऊं या फिर मैं पीडीएफ से आपको समझाकर और फिर पढ़ाऊं? मुझे जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर दूंगी। क्योंकि देखो, एक दो बच्चे हैं, सिर्फ एक दो बच्चे जिन्होंने ये कल लिखकर भेजा है कि मैम आप पीडीएफ से ही पढ़ा दिया करो, क्योंकि इंग्लिश में हमें वर्ड टू वर्ड चीजें समझ में आती हैं और हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दो ऑप्शन है कि पीडीएफ से पढ़ा दें और उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट में लिखकर समझा दूं, या फिर मैं आपको पीडीएफ से ही पढ़ा दूं। पीडीएफ से पढ़ा दूं, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर पीडीएफ से ही पढ़ते हैं और आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। तो जो आपका यहाँ पे पीडीएफ से जब आप पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी, उससे आपका डबल रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा और मुझे समझाने का भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे यहाँ पर बात करती हूँ, तो आपको मैंने कल एक हेडिंग डलवाई थी, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन बताया था मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। और मैं इस वीक कोशिश करूंगी आपका सिलेबस खत्म करके आपको जो है मैं उसके बाद यहाँ पे फ्री कर दूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जो बच्चा पीडीएफ से ध्यान से पढ़ेगा सुनेगा, उसके बाद ही जब मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछूंगी तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, तो एक बनी थी आपकी इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, इंडिया होम रूल सोसाइटी, और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में और ये बनी थी लंदन में। मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हमारे क्रांतिकारी हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो इंडिया होम रूल सोसाइटी है, ये क्या है? तो ये भी एक क्रांतिकारी संगठन है, ये भी एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे कि मैम 1905 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक जो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, जो कि इसके चेयरपर्सन भी थे, या आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट भी थे या चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने, इसकी स्थापना किसने की है? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। इनका नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्यादा दिन का आप सिलेबस नहीं है, सिलेबस पूछने के चक्कर में टाइम खराब मत करो, पहले पढ़ लो। यहाँ पर एंड में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना। मैंने आपको बताया था कि स्वशासन प्राप्त करना क्या बन चुका है आपका उद्देश्य। और पूर्ण स्वराज हमने कब डिमांड किया था? 1929 में। उससे पहले हमने क्या डिमांड किया था? स्वशासन या स्वराज। मतलब हमारा देश है तो हमारी ही सरकार होनी चाहिए, हमारा ही शासन होना चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य था क्या? कि स्वशासन की स्थापना करना, मतलब इस्टेब्लिश ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। भारत में हमें क्या चाहिए? स्वशासन। मतलब हमारा देश है भैया, हमें दो, हम शासन करेंगे। तुम तो बाहर से आए हो और हमारे देश में आके घुस गए हो जबरदस्ती का। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो आपके सदस्य मैंने लिखे हुए जो कि इस आपके इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। एक है आपके मदन लाल ढींगरा जी, इनको जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये अभी करेंगे करजन वायली की हत्या। और करजन वायली की हत्या ये लंदन में ही करेंगे। क्यों करेंगे? तो जो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी करजन वायली ने, और उसका बदला फिर यहाँ पे कौन लेंगे? मदन लाल ढींगरा, जो किसके सदस्य हैं? इंडिया होम रूल सोसाइटी के। ठीक है, उसके बाद में लाला हरदयाल जी। ठीक है, यहाँ पे लाल लिखा हुआ है, इसको आप लाला हरदयाल जी कर लेंगे। और अजीत सिंह जी और बेटा जी वीडी सावरकर जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बेटा जी ध्यान रखना है कि कौन कौन यहाँ पर थे। मैम अजीत सिंह जी, वीडी सावरकर जी और लाला हरदयाल जी और मदन लाल ढींगरा जी।
ये सब कौन है मैम? ये सारे के सारे इस आपके इंडिया होम रूल सोसाइटी के सदस्य हैं और ये सब इससे जुड़े हुए हैं और ये क्रांतिकारी संगठन है। इतनी बात समझ में आई? एक बार रिवाइज करो, कब स्थापना? 1905। किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अध्यक्ष कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो मैम स्वशासन को प्राप्त करना। सदस्य कौन कौन थे? मदन लाल ढींगरा जी, लाला हरदयाल जी, अजीत सिंह जी और बीडी सावरकर जी। मैम ये सब यहाँ पर इसके सदस्य थे। तो ये आप इतना यहाँ पे फटाफट से आपको बातें समझ में आई? बेटा प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ आज से मैं आपको एडवांस में दे दूंगी, आप लिखने का काम मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब आपका सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए। ठीक है, और इस वीक में पूरी कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस में फिनिश कर सकूं, लेकिन हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कंटेंट के साथ। ठीक है, हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, लेकिन बेटा जी कब कराऊंगी? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तुरंत बच्चा पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं। गगन शर्मा जी सदस्य इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मदन लाल ढींगरा जी करजन वायली की हत्या करेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका भारत से बाहर जो आपका क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था, भारत के बाहर। ठीक है, भारत के बाहर बेटा जी अगर हम बात करते हैं कि विदेश की धरती पर स्थापित सबसे पहला क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी। होम रूल आंदोलन अलग चीज है और इंडिया होम रूल सोसाइटी अलग चीज है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इस बात पर आपको गौर करना है। तो ये कहां पर आप कहोगे? इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है वो विदेश में लंदन में स्थापित की गई थी और विदेश में ये पहली क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा जी ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत के सचिव, ये भारत सचिव रहा था, विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या का कारण था श्यामजी कृष्ण वर्मा की इसने बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी, इंसल्ट की थी इसने, जब ये भारत सचिव के पद पर था। तो करजन वायली की हत्या किसने की? मदनलाल ढींगरा जी ने। कब की थी? 1 जुलाई 1909 को। कहां पर की थी? लंदन में की थी मैम। इनके देश में घुस के इनको मारा था। कितना अच्छा था ना? ये भी तो हमारे देश में रहकर हमें फांसी पर लटका दे रहे थे हर बात में। हाँ, अजीत सिंह जी भगत सिंह जी के चाचा जी थे। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। आगे देखो, अब देखो पहले समझ लो फिर मैं आपको क्विक रिवीजन दूंगी, जैसे आप पीडीएफ से पढ़ा के देती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है कि भैया हत्या का कारण क्या था, तो देखो लिखा है, करजन वायली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से क्रांतिकारी, किसकी? लिखा है कि इसने क्या किया था कि जब करजन वायली उदयपुर में रेजिडेंट की हैसियत से क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी असामान्य गतिविधियों के कारण प्रताड़ित किया था। मतलब उन पे अत्याचार किए थे, उनका जो कह सकते हैं इंसल्ट किया था। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। और क्रांतिकारी क्यों बने थे? हमारे देश की आजादी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, वायली की हत्या के अपराध में ढींगरा जी को फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? आप कहोगे मदनलाल ढींगरा जी को मैम फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी दे दी गई थी इनको। और कब दी गई थी? तो बेटा 1909 में ही। अब आ जाओ, अब देखते हैं हम कितने बच्चे मेरे प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं। अगर आप उत्तर कर पाएंगे, चलो, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, चलो ध्यान से बताओ, स्थापना कब, कहां, किसने,
अध्यक्ष, उद्देश्य, सदस्य, और नेक्स्ट। हाँ, उद्देश्य हो गया, सदस्य हो गया। करजन वायली की हत्या कब, किसने, क्यों? खत्म। खत्म हो गया। यही तो पढ़ाया मैंने पीडीएफ से। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1905, लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अध्यक्ष कौन थे मैम? सेम पर्सन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उद्देश्य स्वशासन, सदस्य मदनलाल ढींगरा जी। लाला हरदयाल जी। अजीत सिंह जी और वीडी सावरकर जी। वीडी सावरकर जी। अब देखो तुम्हारे दिमाग में कैसे फिक्स होती हैं चीजें। बहुत बढ़िया। हत्या मैम 1 जुलाई 1909। कहां पर की थी? लंदन में। किसने की थी? मदनलाल ढींगरा जी ने। क्यों की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रताड़ित। खत्म, फिनिश। याद हुआ? हुआ तो थम्स अप कर दो जल्दी से। यही तो फायदा होता है पीडीएफ से पढ़ने का कि आपका रिवीजन साथ के साथ हो जाता है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे अगर आपको याद हो गया है तो। अगर आपको याद हो गया है तो जल्दी से आप मुझे फटाफट से यहां पर बता देंगे। हो गया? याद हुआ? स्माइल भी करनी है भैया, तुम्हारी स्माइल देखने के लिए तो मैं परेशान रहती हूँ। आगे चलो, आगे आ जाओ। देखो कितना मजा आता है। फिर आती है मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। इन्हीं को कहा जाता है। और इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भैया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बेटा लिखने का टाइम नहीं दूंगी मैं आपसे इसके लिए हाथ जोड़ चुकी हूँ सामने कि थोड़े दिन आपको मेरे साथ मैनेज करना होगा। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप आराम से लिखिएगा, क्योंकि फिर ऐसे में कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाऊंगी। आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आराम से लिखिए आप, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर स्माइल्स। अब देखो यहाँ मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को प्यारे बच्चे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे भारतीय झंडे को विदेशी धरती पर फहराया था। तो क्या हमारा भारतीय झंडा वैसा ही दिखता था? नहीं, हमारा भारतीय झंडा उस समय पर उतना नहीं था, वैसा नहीं था जैसा आज के समय पर है। तो कैसा था वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर मैडम जी कामा, मैडम भीकाजी कामा क्रांति प्रसूता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय राष्ट्र की महान पुजारिन, ये इंपॉर्टेंट है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मैंने बताया था इसकी हिंदी क्या होगी? भारतीय क्रांति की जननी। इसकी हिंदी क्या होगी? लिख सकते हैं भारतीय क्रांति की जननी। भारतीय क्रांति की जननी इनको कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है कि ये भारतीय क्रांति की जननी थी। इन्हें इस तरह की ये उपमा इनकी दी गई है। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी हम कह सकते हैं कि ये फ्रांस की सिटीजन थी।
फ्रांसीसी नागरिक थी, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि इन्होंने भारत की भारत के झंडे को, तिरंगा झंडे को जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया था, और ये सबसे ज्यादा प्रश्न इनसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे आइए। यहां पर सिर्फ आपको याद रखना है कि इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन या भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। सिर्फ इतना आपको पढ़ना है इसमें से। उसके बाद जो यहां से पूछा जाता है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है आपकी इस स्लाइड पर। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कौन सी जगह थी? जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। अब हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है, पीडीएफ से पढ़ाने के बाद मैं शॉर्ट में लिखूंगी। तो आप कहोगे मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी, उन्होंने क्या किया था? भारतीय झंडे को विदेशी धरती पर जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैम इन्होंने ही फहराया था। और ये जो तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया था बेटा जी, ये किस तरीके का तिरंगा झंडा था, कैसे कलर इसके अंदर थे, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस स्लाइड पर। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे इस स्लाइड पर। झंडे में हरा कलर था जो आज भी है, पीला कलर था जो आज नहीं है, लाल कलर था। मतलब हरा, पीला और लाल, ये तीन कलर मैम यहाँ पर हमारे उस समय तिरंगे झंडे में थे। इस तिरंगे झंडे में 8 कमल के फूल थे, 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व था। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 8 कमल के फूल, 8 लोटस फ्लावर्स, 8 राज्यों के प्रतीक, मतलब हम कह सकते हैं सिंबल्स बनाए गए थे हर राज्य का। तो कितने राज्यों के? 8 राज्यों के सिंबल्स थे। इस पे वंदे मातरम देवनागरी अक्षरों में झंडे के मध्य में लिखा हुआ था। यह झंडा सरदार सिंह राणा जी ने मैडम भीकाजी कामा के साथ डिजाइन किया था। अब मैम इसका निचोड़ क्या है जितना आपने पढ़ाया, सुनिए बच्चों। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? आंसर करते जाना है बेटा। दूसरा, विदेशी धर विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा तिरंगा झंडा फहराया। तो पहला, किसने, कब और कहां? ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। प्लीज आप जल्दी से यहां पर प्यारे बच्चे लिख लेंगे। सारा कहानी की तरह ही चल रहा है ये, और मैं यहाँ पे आपको क्या फैक्ट्स रटवा रही हूँ। अब मैडम बीकाजी कामा ने जो काम किया वही। अब इसमें आप मुझे बताओ, इसमें क्या कहानी सुनाओ, आप बताइए। ठीक है, उसके बाद में और क्वेश्चंस लिख देती हूं। उसके बाद, झंडे में रंग कौन से थे? वंदे मातरम किस लिपि में लिखा था? झंडे को डिजाइन किस किसने किया था? ये लीजिए, हो गया आपका। अब जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा वही बच्चा यहाँ पे सारे आंसर करेगा, क्योंकि उस बच्चे का फोकस उस समय भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा कहाँ की थी, ये भी बताइए। मैडम भीकाजी कामा, तो मैम ये फ्रांसीसी नागरिक थी, फ्रांसीसी नागरिक। ठीक है, और तिरंगा झंडा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने ही। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में। जर्मनी स्टुटगार्ट।
ये उन बच्चों के लिए लिखती हूं मैं जिन्हें हाथ से लिखना है। 22 अगस्त 1907। जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। यहाँ पे अगर हम तिरंगा झंडा की कलर की बात करते हैं तो एक तो मैम हरा जो आज भी है, एक था लाल और एक था पीला। अगला क्वेश्चन, कितने कमल के फूल थे? कितने कमल के फूल? कितने राज्यों के प्रतीक थे? कितने राज्यों के प्रतीक इस झंडे पर थे? लिपि में लिखा हुआ था मैम देवनागरी, आपने अभी बताया। डिजाइन किसने किया था? तो मैम एक तो इसमें मैडम भीकाजी कामा थी, मैडम भीकाजी कामा। क्लास में ही याद होना जाना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हो, इस बात का मुझे बहुत। और कौन थे? सरदार राणा सिंह जी, सरदार राणा सिंह जी, वेरी गुड बच्चों। कितने कमल के फूल? 8 थे। कितने राज्यों के प्रतीक? 8 के थे। ये था आपका तिरंगा झंडा जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में आपकी मैडम भीकाजी कामा जी के द्वारा फहराया गया था। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आ गई हो और याद हो गया हो तो फिर से क्या देना है? स्माइली। और वही स्माइल आपकी किसका फायदा होता, मतलब आपके रिस्पॉन्स होता है एक तरीके से। याद हो गया क्लास में ही? याद आपको मैं बता रही हूँ 80% क्लास में याद हो जाता है इस तरीके से। ठीक है गजेंद्र, और धीरे में पढ़ा देती हूँ। वैसे तो बेटा मैं लिखकर भी सब पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी गजानंद जी सॉरी, आपकी बात को मैं मानती हूँ और धीरे करती हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो बिल्कुल मैं इसको धीरे करूंगी। अगर मैं आपको अच्छे से अब आता है आपका गदर पार्टी। ये भी विदेशों में क्रांतिकारी संगठन है, ये भी विदेशों में लड़ रहा है कि भैया हमारे देश को आजादी दो। और गदर पार्टी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। गदर पार्टी से प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे रो रहे हैं, अब रो क्यों रहे हो? रोने वाली क्या बात हो गई है भैया? रोने का कारण तो बताओ कि मैम इसलिए रो रहे हम। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, आराम से करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ स्पीड को, ध्यान से सुनिए। बेटा पहला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गदर पार्टी आंदोलन। इसके बारे में पहला प्रश्न पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी जो है, अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेन सदस्य कौन कौन थे, और गदर पार्टी क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन है। ये सब क्रांतिकारी संगठन हैं और इनके उद्देश्य क्या है? स्वराज को प्राप्त करना। ये उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो गगन शर्मा कह रहे हैं कि गदर पार्टी के संस्थापक थे सनी देओल। बहुत बढ़िया, बहुत सही। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरी बात को। गदर पार्टी की स्थापना बेटा जी 1 नवंबर 1913 को हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे कि मैम सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर हुई थी। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर प्यारे बच्चे गदर पार्टी की स्थापना होती है, और गदर पार्टी भी एक क्रांतिकारी संगठन है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, सचिव कौन थे, ये दो क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ तो इनके जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल जी। कौन थे संस्थापक? आप कहोगे मैम लाला हरदयाल जी। और लाला हरदयाल जी प्यारे बच्चे इसमें आपके सचिव के पद पर थे। सचिव मतलब हम कह सकते हैं कि मैम सेक्रेटरी थे, सचिव के पद पर थे, सेक्रेटरी थे, और साथ साथ संस्थापक भी थे। और इसमें इनका जो सहयोग किया था, जो इनके सहयोगी थे लाला हरदयाल जी के, जो कि इस पार्टी में अध्यक्ष के पद पर थे, प्रेसिडेंट भी थे, उनका नाम है सरदार सोहन सिंह भाकना जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
तो आपको मैं बता दूं कि संस्थापक और सचिव तो लाला हरदयाल जी थे, लेकिन सोहन सिंह भाकना जी इसके अध्यक्ष थे। बच्चा क्या आंसर कर देता है? लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी फाउंडर और सेक्रेटरी थे, अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष थे आपके सोहन सिंह भाकना जी। और गदर पार्टी का एक पत्र था बेटा जी, ये पार्टी पत्र था, एक हिंदुस्तान गदर। आप केवल इसको इतना भी याद रख सकते हो कि गदर पार्टी का जो पत्र था उसका नाम था गदर। और यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो गदर पत्र था इसका प्रकाशन किया गया था, हाँ, लेकिन इसका जो प्रथम अंक का प्रकाशन हुआ था वो किस भाषा में हुआ था? तो इसका जो फर्स्ट आपकी यहाँ पे कॉपी आई थी वो आई थी आपकी उर्दू भाषा में। ठीक है, तो कौन सी भाषा में सबसे पहले इसको छापा गया था? उर्दू भाषा में। इसका पहला जो आपका पत्र था जिसे हम कहते हैं गदर, वो आपका उर्दू भाषा में छपकर निकला था। आगे जाकर और भी भाषाओं में ये छपने लगा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में। ठीक है, इस पार्टी का हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम था और ये भी कहां पर है? अमेरिका में ही है। ठीक है, उसके बाद में मैं उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी साम्राज्य को गदर द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना। शॉर्ट में मैं लिखवाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे सुनेंगे चीजों को। तो अगर हम कहें उद्देश्य क्या है, तो मैम उद्देश्य है गणतंत्र की स्थापना और अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना। गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, आपकी प्रस्तावना में एक शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, गणतंत्र। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है? अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना है, गदर पार्टी का उद्देश्य है, और गणतंत्र की स्थापना करनी है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? मैम 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर हुई है। किसने की है? लाला हरदयाल जी ने। साथ में कौन थे? सोहन सिंह भाकना जी। पार्टी का पत्र कौन सा था? गदर। प्रथम अंक का प्रकाशन उर्दू में हुआ था। अगर हम बात करते हैं पार्टी का हेडक्वार्टर, तो युगांतर आश्रम था और उद्देश्य था मैम अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना। यही बेटा मैंने आज आपको बताया है, इसके अलावा मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं बताया है। अब ये जो आपका गदर पत्र है ये बड़ा फेमस था, इस पार्टी के नाम पर ही उस पत्र का नाम भी रखा गया था। तो अब ये आता है कि क्या गदर केवल उर्दू में ही छपता था या और भी भाषाओं में छपने लग गया था? तो देखो, एक बार आप ये भी पढ़ सकते हो कि भाई जो गदर पार्टी बनी थी इसमें कौन कौन लोग थे। तो गदर पार्टी जो है बेटा अमेरिका और कनाडा के लोगों ने मिलकर बनाई थी। आप कहोगे अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों ने। ठीक है, आप कहोगे भारतीय लोगों ने करवाया था। तो आप कहोगे देखो, इसे अमेरिका एवं कनाडा के भारतीयों ने गठित किया था, जो भारतीय अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए थे। तो वो लोग भारत के लिए भारत के बाहर भी लड़ रहे थे, वहां पर भी फाइट कर रहे थे इन अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए, इसे प्रशांत का हिंदी संघ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर के तट पर था ये पार्टी, और किसका? हिंदुस्तानी लोगों का था। इसे क्या कहते हैं? प्रशांत तट का हिंदी संघ। क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि मैम ये प्रशांत महासागर के तट पर और हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी, इसीलिए इसको ऐसा कहते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूं तो यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं दोबारा। ठीक है, अब देखो, इसका प्रथम अंक उर्दू में छपा था, बता दिया था मैंने कि नहीं बताया था? बताओ जल्दी से, बताया था कि नहीं बताया था? ये वाली लाइन किसका प्रथम अंक जो छपा था, यानी जो इसका फर्स्ट आपका इशू पब्लिश्ड हुआ था वो उर्दू में छपा था, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में यह पत्र कई भाषाओं में जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, पंजाबी में और गुजराती में निकलने लगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था मैम? चलो लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ चाहे तो आप लिख सकते हैं और मेरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखना कितनी बातें तुम्हारे दिमाग में सेट हुई। गदर पार्टी सबसे पहले स्थापना कब
कहाँ, संस्थापक, अध्यक्ष, उद्देश्य, गदर पार्टी का पत्र, पत्र के प्रथम अंक का प्रकाशन, किस भाषा में, गदर पार्टी का, जो गदर पार्टी है इसका हेडक्वार्टर, किन किन लोगों ने मिलकर बनाई थी, किन किन लोगों ने मिलकर बनाई थी, अन्य नाम क्या था। लो भैया, अब आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं। कि जब हम गदर पार्टी की बात करते हैं मैम, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए, संस्थापक लाला हरदयाल जी, इनके साथ सहयोगी और अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना जी, उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, और गणतंत्र की स्थापना, और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है बेटा, एक एक चीज हाथ से भी लिखकर आपको समझा रही हूं, इसलिए आप ध्यान से समझें, और चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। पत्र का नाम गदर, प्रथम अंक का प्रकाशन उर्दू भाषा में, और बाद में मैम ये हिंदी में छपने लगा, अंग्रेजी में आ गया, पंजाबी में आ गया, ठीक है, मराठी में आ गया, गुजराती में आ गया, अभी हमने पढ़ा था, बाद में अन्य भाषाओं में छपने लगा, बताया था मैंने। आगे सुनिए, हेडक्वार्टर मैम युगांतर आश्रम था। बच्चा कह रहा है अमेरिका और भारतीय, अमेरिका, अमेरिका प्लस कनाडा के भारतीयों ने बनाया था। जो अमेरिका और कनाडा में रहते थे उन भारतीयों के द्वारा इसको बनाया गया था। अन्य नाम क्या था, प्रशांत महासागरीय, अन्य नाम हम इसका कहेंगे कि प्रशांत, नहीं सॉरी, प्रशांत महासागर नहीं, प्रशांत तट का हिंदी संघ, प्रशांत तट का हिंदी संघ। याद हुआ बच्चे, ये आप अब लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ से पढ़ना पसंद नहीं है, तो हाथ से आपको पूरा का पूरा हम यहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई। आ गई हो तो स्माइल करें, अपना रिस्पांस बेटा आपको साथ साथ देना है। और क्लास में चलो, अब की बात तारा का भी आ गया मैम, या अच्छे से समझ आ रहा है, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे।
हाँ विजय जी, ये पीडीएफ में बाइलिंगुअल लिखा गया है बेटा, और जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बाइलिंगुअल फॉर्म में पढ़ा रही हूँ इसलिए। ठीक है, और ये रिवीजन के लिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। अब आते हैं हम, एक आपने पढ़ा होगा इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण, आखिर ये क्या था? ठीक है, अब ये क्या था? अब देखो यहाँ पे पहले बेटा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आपको पता है कि मैं आपको लिखकर याद कराऊंगी। इतनी बात आप जानते हो, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। आप खुश होने चाहिए हो बस, मुझे उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आगे आइए, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे मेरी बात को सुनेंगे, एक यहाँ पे मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो कामागाटा मारू एक जहाज है। देखो आपने एक देश का नाम सुना मेरे मुंह से, कनाडा। तो कनाडा में एक कानून था। कानून क्या था? कि अगर कोई भी डायरेक्टली भारत से आएगा तो हम उसको कनाडा में एंट्री देंगे। ध्यान से सुनना, जैसे मैं एक मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लो ये हमारा भारत है, इधर हमारा कनाडा, आप मान लो ये है इंडिया, आप इसको मान लो कनाडा, और एक आप लिख लो यहाँ पर यूएसए। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि आखिर क्या, आखिर यहाँ पे डिस्प्यूट क्या हुआ था। एक कनाडा में एक लॉ था। कनाडा में लॉ था कि अगर जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, सब इंडिया में रहते हैं, सब इंडियंस हैं, इंडिया में रहते हैं, और ये डायरेक्टली कहाँ जाना चाहते हैं? कनाडा में। तो इनको कनाडा सरकार कहेगी आ जाओ भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भारतीय हैं जो हैं तो भारतीय, लेकिन कहां पर रह रहे हैं? यूएसए में। जैसे आपका ई रह रहा है, एफ रह रहा है, जी रह रहा है। तो कनाडा सरकार कह रही है कि अगर यहां से डायरेक्टली आओगे तो हमारे यहाँ एंट्री है, अगर आप भारतीय हो लेकिन आप किसी दूसरे देश में रहते हो तो हमारे यहाँ एंट्री नहीं है, हम आपको घुसने नहीं देंगे अपने देश के अंदर। अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हो, भले ही आप भारतीय हो लेकिन दूसरे देश से, ठीक है, हम दूसरे देश से अपने यहाँ पर एंट्री नहीं करने देंगे आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कनाडा सरकार का कानून समझ में आया कि डायरेक्टली भारत से आओगे तो एंट्री देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कनाडा सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे इंडियंस को एंट्री दे दी जो डायरेक्टली भारत से नहीं आए थे बल्कि किसी दूसरे देश से आए थे। अब ये बात कुछ और लोगों को भी पता चली, तो जो दूसरे देश के लोग थे वो भी चल पड़े कि हम भी कनाडा में जाकर रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग निकलेंगे जहाज में बैठकर, कनाडा सरकार कानून को कैंसिल कर देगी, उन लोगों को बाहर निकाल देगी कि भैया हमने तो पहले से कानून बनाया हुआ है, तुमने कैसे एंट्री दे दी इनको यहाँ पर। अब जो लोग जहाज में बैठकर कनाडा की सीमा पर गए हैं उनको जहाज को एंट्री नहीं करने देंगे कि बिल्कुल नहीं घुस सकते। वो कहेंगे लेकिन आपके यहाँ पे तो घुसने दिया, कि नहीं घुसने देंगे। फिर वो लोग यात्री जो है कहेंगे हमारे यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा हो, यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा हो। तो यहाँ पे एक शोर कमेटी बनेगी। कनाडा सरकार कहती कितनी कमेटी बनाओ, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे घुसने ही नहीं देते, और जैसे ही ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, आपको पता है 1914 में ही क्या शुरू होता है? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो जहाज में बैठकर जो यात्री गए थे उनको कहा जाता है भैया बजबज आ जाओ। मैम बजबज कहाँ पड़ता है? कलकत्ता। अंग्रेजी सरकार के ऑर्डर्स आते हैं, और जैसे ही जहाज बजबज पहुंचता है, अंग्रेजों में और आपके यात्रियों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जिसमें काफी सारे यात्रियों की मृत्यु भी होती है। तो ये पूरा कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज, उसी जहाज में बैठकर ये यात्री निकलेंगे, और गुरुदत्त सिंह जी उस जहाज को किराए पे लेंगे। अभी थोड़ा समझ में आया होगा, अभी फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो और समझ में आएगा, फिर जब लिखवाऊंगी तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। देखो यहाँ पे यही चीज लिखी है, 1914 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। क्या विवाद था? सुनो, कनाडा सरकार ने एक ऐसा अप्रवासी कानून बनाया जिसके तहत वही भारतीय कनाडा में प्रवेश पा सकता था जो सीधे भारत से आया हो। मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्टली इंडिया से आएगा
वही कनाडा में एंट्री करेगा। अगर कोई इंडियन आपका यूएसए में रह रहा है, रशिया में रह रहा है, तो वो एंट्री नहीं पा सकता। केवल भारत से आया हुआ व्यक्ति ही हम कह देंगे उसको एंट्री, जो डायरेक्टली भारत से आया है। कानून समझ में आया क्या था? बस इतना आपको याद रखना है। कानून समझ में आया बेटा? थम्स अप करो। अब देखो यहां पे, अब इससे पहले क्या घटना घटती है 1914 से पहले। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनने वाली बात है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छे से सुनना। मैम ये इतना बड़ा है, मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगी, पहले ध्यान से सुनो। नवंबर 1913 कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में घुसने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। मैंने भी बताया कि 35 ऐसे लोगों को एंट्री दे दी गई जो भारत से नहीं आए थे, डायरेक्टली भारत से नहीं आए थे। जबकि कनाडा सरकार ने क्या कहा कि जो भारत से डायरेक्टली आएगा हम उसी को एंट्री देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 35 लोग ऐसे एंटर करा दिए कनाडा के अंदर जो भारत से डायरेक्टली नहीं आए थे। अब ये बात देखो, अब ये बात पहुंच गई सिंगापुर में। सिंगापुर में एक भारतीय ठेकेदार गुरुदत्त सिंह जी ने कामागाटा मारू नाम का एक जहाज किराए पर लेकर दक्षिण व पूर्व एशिया से करीब 376 यात्रियों को बैठाकर 4 मार्च 1914 को वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। इस बीच कनाडा की सरकार ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसके द्वारा 35 लोग कनाडा में प्रवेश कर पाए थे। उसने कहा कि ये लॉ हमारे यहां नहीं है, इन 35 को बाहर निकालो। हमने पहले ही कहा था। अब गुरुदत्त सिंह जी तो निकल चुके हैं भैया, कि उनको पता चल गया कि 35 लोग को एंट्री दे दिया, तो हम लोग को भी दे देगा एंट्री। अब गुरुदत्त सिंह जी जहाज में बैठे हैं, 376 यात्रियों को और बिठा लिया और चल पड़े वैंकूवर। वैंकूवर कहां पड़ता है? कनाडा की सीमा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कनाडा में एंट्री करने के लिए वो निकल चुके हैं, लेकिन कनाडा की सरकार ने तो कानून को खत्म कर दिया। कहा भैया 35 लोगों को बाहर निकालो। कैसे एंट्री दे दिया तुम लोगों ने? अब गुरुदत्त सिंह जी कहां पर हैं? बीच में हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आगे देखो यहाँ क्या हुआ। जहाज 23 मई 1914 को वैंकूवर तट पर पहुंचते ही कनाडाई पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर ली। क्योंकि मिस ऋषि, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को भी हमारी की सरकार ने खत्म कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे घेराबंदी कर ली गई। बीच में फंसे यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर केवल याद रखेंगे शोर कमेटी बनी कि भैया हमें तो बीच में फंसा दिया, तुमने पहले एंट्री दे दिया, अब तुम मना कर रहे हो। कनाडा सरकार कह रही कितनी कमेटी बनाओ। प्रियंका भी शॉर्ट करवाऊंगी, पहले कहानी तो सुन लो बेटा, सारा शॉर्ट में लिखवाऊंगी, क्यों परेशान हो आप? बिल्कुल परेशान नहीं होना, दिमाग पे बर्डन मत डालो, बस समझो। ठीक है, अब यहाँ पे शोर कमेटी बन गई, बनाते रहो कितनी भी शोर कमेटी। अब यहाँ पे इतनी मजबूर हो गए ये लोग कि कामागाटा, जो कामागाटा मारू जहाज है, देखना जरा, कामागाटा मारू को कनाडा की जल सीमा से बाहर होना पड़ा। इसके इसके याकोहामा, याकोहामा कहां पड़ता है? जापान, पहुंचने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। 27 सितंबर 1914 को जहाज बजबज, नाम लिया था ना मैंने, बजबज कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्री, मतलब जो गुस्से में यात्री थे, और पुलिस के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गए और 202 को जेल पहुंचा दिया
और बाकी सारे भाग गए। अब मैं आपको इसे लिखकर बताती हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा वो हो गया होगा, और अब लिखकर पूरा समझ देखो। कामा गाटा मारू प्रकरण, पहले मुझे ये बताओ कब? तो मैम 1914। अब देखो यहां क्या था, कामा गाटा मारू क्या है? तो मैम ये एक जहाज है, पहले तो इतनी बात याद रखना। ठीक है, जहाज है। आगे सुनो, कामागाटा मारू जो प्रकरण है, आखिर ये क्या शुरू हुआ? तो देखो, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा सरकार, इसने बनाया था कानून, जो भारतीय सीधे भारत से आएंगे केवल उनको कनाडा में प्रवेश मिलेगा। प्रवेश मिलेगा। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी, केवल उन्हीं को कनाडा सरकार एंट्री देगी। अब ये बात मैम समझ में आ गई। अब हुआ क्या, 1913 में ऐसे 35 भारतीयों को ऐसे 35 भारतीयों को जो सीधे भारत से नहीं आए थे, जो सीधे भारत से नहीं आए थे, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने उनको कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, मतलब किसने दी थी एंट्री के लिए परमिशन? तो आप कहोगे कि मैम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एंट्री दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार ने तो नहीं दी थी। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या हुआ जब इनको एंट्री दे दी, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप सिंगापुर के गुरुदत्त सिंह जी ने कामागाटा मारू जहाज किराए पर लिया और 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर निकले और निकले। कहाँ जाना, जाने के लिए निकल गए? कनाडा, क्योंकि वैंकूवर कहाँ पड़ता है? कनाडा की सीमा पर। इतनी बात समझ में आई? आगे बहुत बढ़िया, 376 गुरुदत्त सिंह जी। आगे सुनिए, उसके बाद बच्चे क्या हुआ, यहां पर ये सारी चीजें हुई, अब ये तो निकल पड़े। उधर कनाडा सरकार ने कानून रद्द कर दिया। रद्द मतलब कैंसिल, जिसके तहत
35 भारतीय, जिसके तहत 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश मिला था, प्रवेश मिला था। ठीक है, लेकिन ये लोग तो निकल चुके हैं और ये लॉ यहाँ पे कैंसिल कर दिया। सरकार ने कहा कि नहीं, इसे खत्म करो, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। यहां तक लिख लो फटाफट। नितिन, यहां से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप अपनी तरफ से चेक करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही है और किसी की नहीं है। प्लीज आप अपनी तरफ से चेक कर लीजिए एक बार। क्या बात है, तारा ने कहानी याद कर ली, कह रही मैम 35 रिजेक्ट हो गए थे। समझ आ गया, आगे चले, आगे देखो। अब बेटा जी क्या हुआ? अब जहाज तो निकल चुका है। अब जो जहाज था वो 23 मई 1914, 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचा, वैंकूवर पहुंचा। और जैसे ही ये यहां पर पहुंचा तो क्या हुआ? कनाडाई पुलिस ने घेर लिया, पुलिस ने घेर लिया और कहा कि भैया आप एंट्री नहीं कर सकते, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको परमिशन नहीं है, आप कनाडा की सीमा के अंदर नहीं पहुंच सकते। जैसे ही पहुंचा, कनाडाई से सरकार ने क्या कर ली? घेर लिया। अब यहां पे क्या हुआ? बीच में फंसे यात्रियों के अधिकारों के लिए, यात्रियों के अधिकारों के लिए बताओ बेटा कौन सी कमेटी बनी? के लिए शोर कमेटी का गठन हुआ। लेकिन इस कमेटी के गठन होने के बाद भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शोर कमेटी में आपको बता दूं कि यहां बन गई या जो भी करो, कुछ फर्क यहां पर नहीं पड़ा। अब क्या हुआ लिखिएगा, कामागाटा मारू को कनाडा की सीमा से बाहर होना पड़ा, सीमा से बाहर होना पड़ा। बाहर होना पड़ा कि भैया तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस जाओ। अब भैया ये जहाज जब यहां से निकल गया तो फिर ये कहां पहुंचा? मैम यहां से निकलकर याकोहामा, जापान पहुंचा। और जैसे ही जापान पहुंचा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, है ना? पहुंचा, इसके साथ ही क्या हो गया? इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू, प्रथम विश्व युद्ध शुरू। युद्ध शुरू हुआ तो क्या आया? ऑर्डर आए कि जहाज को कलकत्ता लेकर आ जाओ। अंग्रेजी सरकार ने जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया। कलकत्ता आने का आदेश दिया, ऑर्डर्स दे दिए। अब जहाज पहुंचेगा बजबज में। बजबज कहां पड़ता है? कलकत्ता में। 27 सितंबर 1914 जहाज बजबज पहुंचा, जहाज बजबज पहुंचा। और जैसे ही ये यहां पर पहुंचा तो क्या हुआ?
यात्रियों और पुलिस के मध्य संघर्ष। यात्रियों और पुलिस के मध्य संघर्ष। झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि यात्री गुस्से में थे, अंग्रेजों से गुस्से में थे यात्री, और संघर्ष हुआ तो मैंने आपको बताया था कितने यात्री मर गए थे, कितने आपके गिरफ्तार हो गए थे और कितने भाग गए थे। संघर्ष हुआ तो लिखिएगा 18 यात्री मारे गए, 202 गिरफ्तार हुए और बाकी भाग गए। ये था बेटा जी कामागाटा मारू जहाज। हाँ बेटा, बजबज कलकत्ता में है, आप लिख सकते हो यहां पर नीचे। बजबज कहां पड़ता है? कलकत्ता में। ठीक है, बजबज कहां पर है बच्चे? कलकत्ता में। अब मुझे ये बताओ, बात समझ में आई? आपने कहा मैम इसको लिखकर बताओ, पूरा लिखकर मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए क्या यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि भैया अब चाहिए आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कामागाटा मारू क्या था? जो निकला था कनाडा में एंट्री करने, पर एंट्री नहीं मिली, क्योंकि नो एंट्री का बोर्ड लग गया कि भैया सिर्फ जो भारत से आएंगे सीधे उनको एंट्री है। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ, अब बात करेंगे हम भगत सिंह जी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भगत सिंह जी के द्वारा स्थापित आपका नौजवान सभा। ये छोटा सा है, बस एक ही स्लाइड का, तो इसको मुझे आपको लिखने की लिखवा मतलब लिखना नहीं पड़ेगा। मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो ध्यान से। तुम खुश होते हो ना तो मैं भी, मुझे भी बड़ी खुशी हो जाती है। चलो तुम खुश हो। अब आगे ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, मैं क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं नौजवान सभा के बारे में। नौजवान सभा किसने बनाई थी? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1926 में पंजाब में। और इसे किसने बनाया था? संस्थापक थे बेटा जी भगत सिंह जी। इनका साथ दिया था छबीलदास जी और यशपाल जी ने। तो इनके साथ ये सह संस्थापक कह सकते हो, क्योंकि संस्थापक में अगर बात करें तो केवल नाम किसका आता है? केवल और केवल भगत सिंह जी का, उनका ही नाम यहां पर आता है। और नौजवान सभा की स्थापना 1926 पंजाब में भगत सिंह जी ने। इसका उद्देश्य क्या था? तो भैया जो यूथ है, जो युवा है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को कूट कूट कर भरना। क्यों भरना? ताकि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ सके और किसान के राज्य की स्थापना करना। जो देश हमारा, क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे? जय जवान जय किसान। ठीक है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपके जो भगत सिंह जी हैं वो यूथ को, देखो लिखा हुआ है यहाँ, उद्देश्य था देश के नव युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। जबकि हमारे राज्य, हमारे देश में किसकी स्थापना हो चुकी थी? अंग्रेजी राज्य की। तो भगत सिंह जी ने कहा हम नहीं मानते अंग्रेजी राज्य को, हम तो मजदूरों किसानों के राज्यों की स्थापना करेंगे, उनके अधिकारों के लड़ेंगे। और यूथ को तैयार किया उन्होंने। आपको पता है यूथ, युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। हमारे देश का भविष्य कौन है मैम? यूथ है, युवा है, आप लोग हैं। तभी तो कहते हैं जय जवान जय किसान। तो ये इनका उद्देश्य था, बस इतना ही है गदर पार्टी, इसमें और कुछ है ही नहीं। सॉरी, नौजवान सभा, गलती से गदर पार्टी निकल गया, आई एम सॉरी। नौजवान सभा स्थापना 1926 पंजाब में। संस्थापक भगत सिंह जी, छबीलदास जी, यशपाल जी। उद्देश्य था मैं नव युवकों के बीच देशभक्ति की भावना को जागृत करना और मजदूरों और किसानों के राज्य की स्थापना करना। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई आपको? यहाँ पर आ गई हो तो एक बार थम्स अप करें। मैम इससे यूपी ऐसा ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा।
हो गया बेटा। जिसको नवीन सर की क्लास लेनी है वो ले सकते हैं, आप मेरी क्लास बाद में लेंगे, लेकिन मैं अब क्लास कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लूंगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, डेली ये चीज नहीं चलने वाली है। आगे देखिए, आगे फिर प्यारे बच्चे हम बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन है, और आपने इतिहास में सुना होगा काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान आपने सुना है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान को किसने यहां पर अंजाम दिया था? कौन सी वो संस्था, सॉरी कौन सा वो आपका इंस्टीट्यूशन था, कौन सी संस्था या कौन सा आपका क्रांतिकारी संगठन था जिसने इसको यहां पर किया था? अब देखो, अगर मैं बात करती हूं बच्चे, तो आप देखेंगे यहां पर कि आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसको कहते हैं शॉर्ट में HRA। इस HRA की स्थापना बेटा जी अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे कि मैम कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके सचिंद्र सान्याल जी के नेतृत्व में। सचिंद्र सान्याल जी का नाम आपने कल भी मेरे मुंह से सुना था, जिन्होंने रास बिहारी घोष जी का रास बिहारी बोस जी का साथ दिया था, जिन्होंने दिल्ली बम षड्यंत्र कांड मैंने आपको बताया था, उसमें सचिंद्र सान्याल जी का भी नाम मैंने बच्चे आपको बताया था। ठीक है, तो आप कहेंगे सचिंद्र सान्याल जी के नेतृत्व में किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है बेटा, आगे चलिए। आगे चलिए, फिर आगे लिखा है उद्देश्य। क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना। कि हमें चाहे क्रांतिकारी गतिविधियां करनी पड़े, हमें क्रांतिकारी एक्टिव मतलब जो हमारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, हम उनके थ्रू ही, क्योंकि ऐसे तो हमें मिलने वाला है नहीं, मांगने से ये कुछ नहीं देंगे, तो हमें इनके खिलाफ चाहे हथियार उठाने पड़े, इनको मारना पड़े, इनको कुछ भी करना पड़े, पर हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये HRA का उद्देश्य था कि देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इतनी बात बेटा जी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर याद ना रहे तो लिख लेना कि ये क्रांतिकारी संगठन है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या क्रांतिकारी गतिविधि होगी, ध्यान से सुनो। इसमें आप देखेंगे एक्टिव मेंबर्स कौन थे बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, एक्टिव मेंबर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय सदस्य में पहला नाम जो इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। दूसरा नाम जो इंपॉर्टेंट है, अशफाक उल्लाह खान जी। तीसरा नाम भगत सिंह जी। चौथा नाम चंद्रशेखर आजाद जी। पांचवा राजेंद्र लाहिड़ी, और आपका छठा रोशन सिंह जी। क्या मैम योगेश चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट यही नाम है जो मैंने आपको बताए हैं। अब इनमें से 4 लोगों को फांसी होगी, चंद्रशेखर आजाद जी फरार हो जाएंगे। और क्यों फांसी होगी, ऐसा इन्होंने मैम क्या कर दिया था, तो पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाकर समझाती हूँ। बेटा जी एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन चलना शुरू कर रही है। ये ट्रेन चल रही है बेटा जी सहारनपुर यूपी से। सहारनपुर यूपी, ये ट्रेन चलना शुरू करती है, और ये 8 डाउन ट्रेन है, मतलब 8 डब्बों की ट्रेन। और इस ट्रेन के अंदर है अंग्रेजी खजाना। खजाना समझते हो, मतलब जिसमें आपके हीरे जवाहरात वगैरह इस तरह की चीजें मान लो हैं, या पैसा वैसा जो भी होता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो यहाँ पे ये ट्रेन निकली, और ये कहाँ जाएगी ट्रेन? ये जाएगी मैम आपकी सहारनपुर से, आपकी ये ट्रेन जाएगी लखनऊ में।
अब इस लखनऊ से पहले एक जगह पड़ती है काकोरी, और यहां पर ये ट्रेन पहुंचेगी 9 अगस्त 1925 को। अब ये ट्रेन जैसे ही यहां से चलकर ये पहुंचती है काकोरी में, तो यहां पर क्या किया जाता है, ट्रेन को लूटा जाता है। ट्रेन को लूटा गया, और लूटने वाले कौन थे, HRA के सदस्य। HRA के सदस्य थे, इसी को कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। जो कब हुआ था, तो आप कहोगे 9 अगस्त 1925 को। ठीक है बेटा। अब ये ट्रेन को तो लूट लिया, लूट लिया। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर इसमें जो आपके मेन किरदार जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनको फांसी हुई। उसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी हुई, रोशन सिंह जी को फांसी हुई, और अशफाक उल्लाह खान जी को इस केस में फांसी की सजा दे दी गई, और जो HRA था उसको खत्म कर दिया गया। HRA की स्थापना कब हुई मैम, 1924 में। कहां पर हुई थी, कानपुर में। किसने की थी, सचिंद्र सान्याल जी ने। एक्टिव मेंबर भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाक उल्लाह खान जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, और हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका रोशन सिंह जी, ये सब एक्टिव मेंबर्स थे। इन लोगों ने ट्रेन को लूट लिया, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया, और इसकी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। भगत सिंह जी जो है वो नहीं पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद जी भी फरार हो गए, और यही था आपका काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। क्या मैम ये लिखा है, जी बेटा लिखा है, ये देखिए यहां लिखा है। शॉर्ट में आपको समझा चुकी हूं, अब देखो। काकोरी कांड, इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। यूपी सरकार ने बदल दिया था इसका नाम। तो बेटा जी देखो यहां लिखा हुआ है बच्चे, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया। किसने लूटा, HRA के सदस्यों ने लूटा। HRA के सदस्यों ने लूट लिया मैम। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन को मैं टिक करूंगी। इसमें टोटल इसमें टोटल 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह जी को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान जी को फैजाबाद जेल में, और एक अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। और लिख लेना इसके नीचे, HRA को समाप्त कर दिया गया। HRA को समाप्त कर दिया गया इस घटना के बाद। ठीक है, तो 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फांसी कितनों को मिली थी, केवल 4 को, क्योंकि इन 4 लोगों का मेन रोल था। तो कहां किस जेल में किस किस को फांसी हुई थी आपको याद रखना है। अब मुझे ये बताओ, बात समझ में आई, चलो कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो। उत्तर देना है, पहला बताइएगा, HRA स्थापना कब, कहां, किसने, सक्रिय सदस्य, केवल इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको। फिर काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, ट्रेन एक्शन प्लान कब, कहां, क्या हुआ था, कितने लोग गिरफ्तार,
ट्रेन को किसने लूटा? किसने लूटा? कितने लोगों को फांसी? कौन फरार? कौन फरार? और ट्रेन में क्या था? ट्रेन में क्या था? ट्रेन में ट्रेन में कितने डब्बे थे? बता दो जल्दी से। क्या ये आंसर आपको जानते हैं सारे बच्चे? 1923। सॉरी, 1900, एक मिनट, सॉरी बच्चों, 1924। कहाँ? कानपुर। सचिंद्र सान्याल जी के नेतृत्व में। सचिंद्र सान्याल जी। भगत सिंह जी। चंद्रशेखर आजाद जी। अशफाक उल्लाह खान जी। रोशन सिंह जी। राजेंद्र लाहिड़ी जी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, सब आपको बताना है बच्चे। कब हुआ? 1900, पूरा डेट लिखेंगे। 9 अगस्त 1925। कहाँ? काकोरी, लखनऊ में। क्या हुआ था? ट्रेन लूटी गई। कितने लोग गिरफ्तार? 29। ट्रेन को किसने लूटा? HRA के सदस्यों ने। ठीक है, कितने लोगों को फांसी? 4। कौन फरार? चंद्रशेखर आजाद जी। कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए ये। ट्रेन में क्या था? सरकारी खजाना। ट्रेन में कितने डब्बे थे? 8। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी मैं। खत्म। याद हुआ अच्छे से? बहुत सारे बच्चे एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको लिखकर पढ़ाती हूँ, फिर आप PDF से पढ़ लेंगे, इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम HSRA पर। इसके बाद HRA का नया नाम क्या रखा गया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना 1900, एक मिनट, 1928। ठीक है, पूरी डेट लिखेंगे तो 10 सितंबर 1928। कहां पर की गई थी ये भी लिखना। फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। HRA का नया नाम क्या रखा गया बेटे जी? HSRA। ध्यान रखेंगे। संस्थापक, फाउंडर भगत सिंह जी और चंद्रशेखर, इनके साथ में चंद्रशेखर आजाद जी। ठीक है, ये इनके साथ में थे।
इसमें इंपॉर्टेंट एक्टिव मेंबर्स मैं लिखवा रही हूं, सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर्स। लिखिएगा भगवती चरण बोहरा जी, भगवती चरण बोहरा जी, सुखदेव जी, ठीक है, जो भगत सिंह जी के साथ में रहते थे, जो उनके मित्र थे, सुखदेव जी, जयदेव जी, शिव वर्मा जी, शिव वर्मा जी, जयदेव जी, एक्सेट्रा आप लिख लीजिए, बस इतना इनफ है, थोड़ा ही जानना है हमें। अब ये जो आपका है, तो ये क्या है, ये भी एक क्रांतिकारी संगठन है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संगठन, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये भी एक क्रांतिकारी संगठन है, तो क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम देगा। अब इस संगठन ने क्या किया, इसकी 3 घटनाएं थी। पहले तीनों को जान लो क्या क्या होगा। पहला बेटा जी, सैंडर्स की हत्या, दिल्ली असेंबली बम कांड, दिल्ली असेंबली बम कांड। और तीसरा, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। ये 3 घटनाएं यहां पर होने वाली हैं। ठीक है, ये 3 घटनाएं यहां पर होने वाली हैं, और ये तीनों कौन करेंगे, HSRA के सदस्य करेंगे। ठीक है, HSRA के सदस्य यहां पर करेंगे। अब यहां पे एक बात को बहुत अच्छे से सुनना और ध्यान रखना कि ये जो घटना है, इसमें सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या, मर्डर ऑफ सैंडर्स, मर्डर ऑफ सैंडर्स, 1928, सैंडर्स की हत्या। अब देखो, सबसे पहले हमें ये बताना है, ये क्वेश्चन आर्मी जीडी में आया था, बिल्कुल आया होगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपको बड़ा इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, तो सबसे पहले तो मैम हमें ये बताओ, आखिर सैंडर्स को क्यों मारा गया था। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हत्या का कारण, रीजन क्या था। तो रीजन के लिए बेटा देखो, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, बेटा एकदम फोकस हो जाना बोर्ड की तरफ। बेटा जी देखो, 1919 का अधिनियम आया था। एक्ट को क्या कहते हैं, अधिनियम। और इसी अधिनियम को आप एक नाम से और जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखो। अब ये जब अधिनियम आया, तो ध्यान से सुनना, इसमें एक प्रावधान किया गया था। प्रावधान को इंग्लिश में कहते हैं प्रोविजन। मतलब एक बात इसमें कही गई थी कि ये जो अधिनियम अंग्रेजी सरकार लेकर आई है, मतलब ब्रिटिश संसद ने जिसको पास किया है, इस अधिनियम से भारत में कितना सुधार हुआ है, कितना सुधार, मतलब कितने रिफॉर्म्स हुए हैं, कितने सुधार हुए हैं, इसके लिए 10 वर्ष बाद, इसके लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन का गठन होगा। एक कमीशन का गठन किया जाएगा।
एक कमीशन का गठन किया जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि इस हिसाब से कमीशन कब बनना चाहिए, बताइए जल्दी से। इसका मतलब कमीशन कब बनना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अब यहां पर बेटा हुआ क्या कि इस अधिनियम में अंग्रेजी सरकार ने एक चीज और कर दी थी। इस अधिनियम में 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन, आपको मैंने बताया था द्वैध शासन के बारे में, डायरकी रूल, डायरकी रूल इसे शुरू कर दिया। अब यहां पे शुरू तो किया, लेकिन बेटा जी ये फेल हो गया, ये विफल हो गया। मतलब ये आपका प्रोविंस जो है, प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोविंस। जैसे आज आप राज्य कहते हैं तो पहले कहते थे प्रोविंस। तो ये फेल हो गया। मैम 1929 में बनना चाहिए, है ना, इस हिसाब से 10 साल बाद। लेकिन यहाँ एक ये जो प्रोविजन था कि यहाँ पे प्रांतों में दायर की रूल मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे आपके जो विषय हैं वो दो लोगों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ था, तो राजस्व का काम किसने लिया, कंपनी ने, और कानून व्यवस्था का काम किसने लिया, नवाब ने। तो यहाँ पर भी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, लेकिन ये फेल हो गया। अब जब ये फेल हुआ तो जो काम इनको 10 साल बाद करना था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा इतने मजबूर हो गए इसके फेल होने की वजह से, आप यहां पे एक हेडिंग देंगे, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। तो इसका कर दिया इन्होंने गठन, और गठन किया 3 नवंबर 1927। 3 नवंबर 1927 को, सॉरी 8 नवंबर, 3 नहीं 8 करना इसको, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन कर दिया, 8 नवंबर। ठीक है, 8 कर लेना बेटा, गलती से मैंने 3 लिख दिया। 8 नवंबर 1927 को गठन कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि मैम इन्होंने 2 साल पहले ही करना पड़ा। कारण था कि विफल हो गया था डायर की रूल, फेल हो गया था मैम। अब यहाँ पे गठन कर दिया। अब ये जो साइमन कमीशन था, इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन साइमन, और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन, चेयरमैन ऑफ जॉन साइमन। और इसके साथ में इसमें 6 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य, 6 अदर मेंबर्स। और ये जो 6 अदर मेंबर्स थे, ये सारे के सारे अंग्रेज थे, और इसीलिए इसे कहा गया कि ये एक व्हाइट कमीशन है, ये एक श्वेत आयोग है, क्योंकि सारे कौन हैं, अंग्रेज। श्वेत आयोग है, ये एक श्वेत आयोग है मैम। सैंडी इसको पूरा कर लो, वरना इन आपका ये जो है कंप्लीट नहीं होगा तो फिर मैं कल दिक्कत में आ जाऊंगी। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो, मैं तुरंत छोड़ दूंगी क्लास। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे अंग्रेज हैं सारे। अब मुझे ये बताओ, भारतीयों ने कहा कि भैया रिफॉर्म्स कहाँ देखने हैं, भारत में। आप कमीशन कहाँ भेज रहे हो, भारत में। लेकिन भारतीय तो एक भी नहीं है, हम इस कमीशन का क्या करेंगे, तुम्हें तो तुम्हारी सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तुम्हें तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं अपनी, हम कैसे मान लें, हमें नहीं मानना। तो इसमें क्योंकि सारे अंग्रेज सदस्य थे, यही इसके विरोध का कारण था। तो इसमें व्हाइट कमीशन इसको कहा गया, श्वेत आयोग। इस कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, भारतीय नहीं था। इसलिए मैम इसका विरोध हुआ। ठीक है, लेकिन विरोध के बावजूद भी 3 फरवरी 1928,
साइमन कमीशन बंबई आया, बंबई आया, मतलब फिर भी भारत में ये आ गया, फिर भी भारत में ये आ गया 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही ये भारत में आया, इसको कहा गया गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, ये स्लोगन इसके लिए यूज किया गया। और इसी साइमन कमीशन का जब पूरे भारत में विरोध हो रहा था, तो पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे, पंजाब में विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी, ये पंजाब के अंदर इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, इनके साथ अन्य लोग भी थे, लेकिन क्योंकि ये इनका मेन किरदार था, तो पंजाब में ये यहां पर इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और जब ये विरोध कर रहे थे, तो पंजाब में एक पुलिस अधीक्षक था। पंजाब में कौन था? पुलिस अधीक्षक, जिसका नाम था स्कॉट, स्कॉट। और इसने क्या दे दिया? लाठी चार्ज के आदेश, लाठी चार्ज के आदेश दे दिए। और जैसे ही लाठी चार्ज के आदेश दे दिए, लाला लाजपत राय जी लाठी चार्ज से घायल हो गए, घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो किसकी वजह से मरे हैं मैम? स्कॉट की वजह से। तो मारना भी किसको चाहिए? स्कॉट को मारना चाहिए। लेकिन अब यहां पर क्या होगा? और आपको मैं बता दूं कि जो लाला लाजपत राय जी हैं, इन्हें कहा जाता है शेर ए पंजाब, ये भी ध्यान रखना। तो मैम अब किसको मारना चाहिए? स्कॉट को। तो अब क्या होगा देखो यहां पर, अब जो HSRA के सदस्य हैं, ये क्या लेना चाहते हैं? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला, मृत्यु का बदला। इन्हें बदला लेना है कि तुमने हमारे क्रांतिकारी नेता को मारा है, और इसका बदला लेने के लिए क्या करेंगे? ये स्कॉट की हत्या का प्रयास, प्रयास क्यों लिख रही हूं? क्योंकि स्कॉट नहीं मारा जाएगा। स्कॉट की हत्या का निश्चय किया, हत्या का निश्चय किया कि हमें इसे मारना है, इसको मारना है। स्कॉट की हत्या का क्या किया इन्होंने? निश्चय किया कि भैया इसे मारना है। लेकिन हुआ क्या? 17 दिसंबर 1928 स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी, सैंडर्स की हत्या कर दी, सैंडर्स की हत्या कर दी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो सैंडर्स की हत्या कैसे हुई है मैम? गलती से। मारना किसको था? मारना तो मैम स्कॉट को था, लेकिन गलती से किसको मार दिया? सैंडर्स को मार दिया। और सैंडर्स कौन था? तो सैंडर्स जो है ना, ये सहायक पुलिस अधीक्षक था, पंजाब का सहायक पुलिस अधीक्षक। सहायक पुलिस अधीक्षक। तो इसको मार दिया स्कॉट की जगह। तो ऐसे मर गया सैंडर्स। अब मारा किस किसने था? हत्या किस किसने की थी और कैसे मारा था? तो लिखना, सैंडर्स की हत्या गोली मारकर की थी, गोली मारकर।
किस किसने की थी लिखिएगा। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी और आपके चंद्रशेखर आजाद जी। इन लोगों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। तो पहली घटना ये थी। ये मेन किरदार थे इसमें। अब कल हम पढ़ेंगे असेंबली बम कांड 1929, फिर लाहौर षड्यंत्र केस, आपका क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त, फिर हम जाएंगे गांधी युग में। इस हफ्ते आपकी हिस्ट्री को मैं फिनिश कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई। बच्चा कह रहा है कि ये पीडीएफ में है। बिल्कुल है बेटा, सब कुछ पीडीएफ में है और पीडीएफ आपको मिलेगी जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक। ठीक है, चलो। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइल करके बाय कहना। आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें।